हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कैरियर विद एसके यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक सीडीपी सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। जो ये दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर है जो पिछले वर्ष आया हुआ है, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की व्यवस्था को पहचानिए। वर्णन वर्णन में क्या है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध हो। तो दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने 6 चरण दिए हैं। नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने चरण दिए हैं? 6 चरण दिए हैं। 6 में 6 के और 3 अवस्थाएं दी हैं। कितनी? 3 अवस्थाएं, अर्थात हर अवस्था के 2-2 चरण दिए हैं। तो 3 अवस्थाएं हैं, तो 3 अवस्थाओं के कितने चरण हो गए? 2। 6 हो गए। कितने हो गए? 6 हो गए। तो पहली अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों, पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत। कौन सी? पूर्व परंपरागत। इसमें 2 चरण है। कौन सा? पहला कौन सा है? सजा व आज्ञा पालन। कौन सा? सजा व आज्ञा पालन। पहला में क्या है? सजा व आज्ञा पालन। इसका दूसरा जो चरण दूसरा चरण है, जो पहली अवस्था का जो दूसरा चरण है, उसमें क्या है? साधनात्मक सापेक्षावादी उन्मुक्ता, अर्थात अदला बदली। क्या कह सकते हैं? अदला बदली भी बोल सकते हैं। अदला बदली, ठीक है। और अब दूसरे अवस्था की बात करें तो दूसरे अवस्था में 2 चरण दिए हुए हैं। कौन कौन से? पहला है इसमें अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। अच्छा लड़का और अच्छा लड़की। दूसरा चरण इसमें कौन सा है? कानून व नियम सामाजिक व्यवस्था। कानून व नियम सामाजिक व्यवस्था। तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था में भी 2 चरण दिए हैं। कितने चरण? 2 चरण। तीसरी अवस्था में 2 चरण दिए हैं। कौन कौन से? पहला क्या है इसमें? पहला है सामाजिक अनुबंधन में परिवर्तन। सामाजिक अनुबंधन में परिवर्तन। सामाजिक अनुबंधन में परिवर्तन। दूसरा इसका चरण कौन सा है? दूसरा है सार्वभौमिक नीति परक अवस्था। सार्वभौमिक नीति परक अवस्था। तो दोस्तों, ये हो गए 6 चरण। 3 अवस्थाएं। भाई 3 अवस्थाओं के 2-2 चरण है, तो 3 अवस्थाओं के 2-2 चरण के हिसाब से 6 चरण हो गए। अब 3 अवस्थाएं देख लेते हैं कौन कौन सी। तो पहली अवस्था कौन सी है? प्री कन्वेंशन, अर्थात पूर्व परंपरागत अवस्था। पहली कौन सी है? पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरी क्या है? दूसरी है परंपरागत अवस्था। कौन सी? परंपरागत अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी है उत्तर परंपरागत अवस्था। कौन सी? उत्तर परंपरागत अवस्था। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना, अर्थात जो दूसरी अवस्था है परंपरागत अवस्था, कानून व नियम की अवस्था, उसके समझौते पर ध्यान दिए बिना, अर्थात बोले तो तीसरी अवस्था के बारे में बात कर रहा था। तो तीसरी अवस्था कौन सी है? तीसरी अवस्था है सामाजिक अनुबंधन में परिवर्तन, और दूसरा इसका चरण कौन सा है? सार्वभौमिक नीति परिवर्तन। तो कौन? सामाजिक अनुबंधन अविन्यास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सामाजिक अनुबंधन अविन्यास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन से हम लोग कोहलबर्ग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन कौन सी होंगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बात करें तो दोस्तों जीन पियाजे के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? ये जीन पियाजे ने सामाजिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। कौन कौन सी? पहली कौन सी है? पहली है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, ठीक है। इसमें 0 से लेकर के 2 अवस्था वर्ष के बीच गणना की जाती है। इसमें बच्चा जो है वस्तु का स्थायित्व, अर्थात सेंस ऑर्गन का यूज करता है। दूसरी अवस्था इसमें इनकी कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच में इसकी एज होती है। इसमें बच्चा जो है, जैसे है जीववाद हुआ, अहं केंद्रिता हुआ, केंद्रीकरण हुआ, प्रतीकों का ज्ञान और लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, ये सब चीज़ें बच्चा सीखता है। तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें दोस्तों बच्चा जो होता है, बच्चे की उम्र 7 से 11 वर्ष तक रखी गई है।
7 से 11 वर्ष तक रखी गई है, जीन पियाजे ने रखा हुआ है। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, विकेंद्रीकरण, संरक्षण, सकर्मक, अनुमान लगा पाता है और क्रमबद्धता अर्थात वस्तुओं को इसको रीजनिंग के तौर पर वस्तुओं को गणना कर लेता है। तो दोस्तों अब चौथी अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था कौन सी है, चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बोलें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। इसमें 11 साल से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है। तो दोस्तों इस अवस्था में बच्चे क्या क्या करते हैं, जैसे कि संगठन, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अनुकूलन, सूचना, परिकल्पना, निगमन, ये सब चीज़ें कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में कौन सी अवस्था बताई गई है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसमें सुरक्षित रखने की योग्यता, तो इसमें ये आंसर होगा, अर्थात वस्तुओं को एबिलिटी ऑफ कन्वर्स है नहीं, अर्थात वस्तुओं को सुरक्षित रखने की योग्यता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो दोस्तों जीन पियाजे की बात करें, जीन पियाजे ने कहा है कि सबसे पहले कोई बच्चा हो, बच्चे का विकास पहले विचार आते हैं, क्या आते हैं, विचार आता है, विचार से भाषा आती है, क्या आती है, विचार से भाषा आती है। ये कौन कहता है, जीन पियाजे कहते हैं। और ले वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ले वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है, क्या आती है, भाषा आती है, फिर विचार आता है। तो ले वाइगोत्स्की क्या मानते हैं, कहते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। और इसके अलावा जब जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि पहले बच्चे के अंदर विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। क्वेश्चन देखते हैं, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रिया का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो दोस्तों तो पहली बात निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया, ये नेगेटिव, इसको हटा दो। दूसरा, चौथा भी नेगेटिव है, प्रक्रियात्मक का अनुबंधन, कौशलों का अर्जन। तो कौशलों का अर्जन ये ज़्यादा सही होगा, ये ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिला दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, चौथा क्या है, लैंगिक जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए। तो दोस्तों कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि समाचार पत्रों में पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में जो चित्रित किया जाता है वो जेंडर रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए किया जाता है दोस्तों, अर्थात उसको जेंडर रूढ़िवादिता जो है उसको कम करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, मीडिया, दूसरा विद्यालय, तीसरा परिवार, चौथा पास पड़ोस। तो दोस्तों पहले में मीडिया, विद्यालय, ये कौन से मीडिया विद्यालय हुआ, ये सामाजिकरण की द्वितीयक भूमिका में आते हैं। कौन सी, प्राथमिक में कौन कौन सा आता है, जैसे माता पिता हुआ, माता पिता, पास पड़ोस, ठीक है, ये प्राथमिक में आते हैं। इसके अलावा मीडिया, विद्यालय, पुस्तक, ये सारे द्वितीय में आते हैं। तो बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका कौन, ये चारों में निभाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है दूसरों, विशेषताएं क्या हैं इसकी, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा व अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो प्रकृतिवादी, ये गलत है। अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक। तो अंतर्वैयक्तिक क्या होगा, इसमें क्या करता है इंसान कि दूसरों की चीज़ों अपनी चीज़ों को दूसरों को सिखाता है। अंतरावैयक्तिक का मतलब दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय के उचित तरीके से जब पता लगाया जाता है तो उसे बोलते हैं अंतरावैयक्तिक। क्या बोलते हैं, अंतरावैयक्तिक। इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल जो होता है अंतर्वैयक्तिक होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन करना है, उसके लिए कौन कौन से कारण होने चाहिए। पहला कथन क्या कह रहा है, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग इनाम अलग अलग करना
एवं नाम देना। दूसरा क्या है, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। तो इससे तो ये पॉजिटिव ये भी लग रहा है, तो पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव है। तीसरा देखते हैं, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी सही है। बच्चों की क्षमताओं एवं संभावनाओं की सशक्त पक्षों में चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करके। तो दोस्तों माता पिता के साथ चर्चा करें, ये भी पॉजिटिव ही एक तरह से देखा जाए तो लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन है, अर्थात चारों सही हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये किस वाले ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाए, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रगतिशील, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, गलत। बच्चे, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, तीसरा ऑप्शन मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, मूल्यांकन करना नेगेटिव है, होता है दोस्तों। बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन, मानदंड मूल्यांकन, ये भी नेगेटिव होता है, मानदंड ये भी नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, अर्थात हमें टीचर को क्या करना चाहिए कि उनको सोचना चाहिए कि हर बच्चा कुछ ना कुछ अपने में कुछ ना कुछ अलग करने की योग्यता रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। वंशागत, पहला ऑप्शन क्या है, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, पर्यावरण कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, वंशागत विशेषताओं के साथ पर्यावरणीय कारकों एवं पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता, जहाँ पर भिन्न लोग हों तो वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों के उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये तो पॉजिटिव लग रहा है। दूसरा, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ये भी सही है। विकास सटीक एवं गति प्रगति जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो दोस्तों विकास जो है जन्म के समय निर्धारित नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति का कितना विकास हो सकता है, ये नेगेटिव लग रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनेक शोध अध्ययनों से पता चला कि शिक्षित लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं अधिक होती हैं। लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता है, या शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण है। ये सही हो गया, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप है, अर्थात जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समय को मूल एवं अपसारी साधनों के साथ क्रिया करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। अंक केंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की। तो नेगेटिव हटा देना है, अंक केंद्रित नेगेटिव होता है, क्षतिग्रस्त ये नेगेटिव हो गया, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की ये भी गलत, तो सृजनात्मक बच्चों की ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। दृश्य रूप से बाधित अर्थात जिनको दिखाई न दे, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, कई प्रकार की दृश्य परिस्थितियों का प्रयोग करना, ये तो नेगेटिव हो गया क्योंकि ऑलरेडी उनको दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, दृश्य परिस्थितियों का प्रयोग करेंगे, ये तो नेगेटिव हो गया। स्वयं अभिनिन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें, ये भी गलत, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा तो कैसे देख सकते हैं। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों को विशेष वर्कशीट पर ध्यान देना, ये भी नेगेटिव है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, स्पष्ट रूप से बोलना, छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक प्रयोग करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के शिक्षण द्वारा एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार के उपयोग करना चाहिए। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, गलत, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, गलत, प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत, पहला ऑप्शन पॉजिटिव लग रहा था, पॉजिटिव पूछ रहा है, पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, गलत, मानकीकृत नेगेटिव होता है। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, ये भी गलत, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, ये सही हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं, अर्थात जो श्रव्य अर्थात जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत है तो वो दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। गलत। पठन अक्षमता को अधिगमकर्ता धारावाह प्रवाह एवं लिखने में कमी। पठन अक्षमता जो होता है उसमें क्या होता है? पढ़ने से संबंधित अर्थात पढ़ने और लिखने। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूर्ण करने में धीमे, ये भी गलत। सही ऑप्शन पूछ रहा है। अवधारणात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमें 10 सेकेंड वाला सही लग रहा, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? निगेटिव ढूंढना है। किसमें? अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये तो पॉजिटिव लग रहा है। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, ये तो निगेटिव, क्योंकि याद करना रटना ये निगेटिव होता है, तो निगेटिव पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लंबे समय तक लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। विद्यार्थियों को सहयोगात्मक तरीके से करते हैं, जो आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने सहयोग दिया जाता है, ये तो पॉजिटिव लग रहा है, ये नहीं होगा। निगेटिव ढूंढना है क्योंकि नहीं वाला पूछ रहा है। अगला देखते हैं ऑप्शन, शिक्षक एक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्रचना विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं, ये भी पॉजिटिव लग रहा है, ये भी नहीं होगा। अध्यापक विशिष्ट शस्त्रावान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक कर देते हैं। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पहला वाला क्या है? पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, चौथा क्या है? नेगेटिव लग रहा है। तो क्योंकि प्रदर्शन करना, फीडबैक करना, मूल्यांकन की रणनीतियों को लागू करना, ये निगेटिव होता है। तो मूल्यांकन करना क्या होता है? निगेटिव करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय डैश डैश किसके? तो अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, असफलता से बचने के लिए, प्रदर्शन लक्ष्य के बचने के लिए निर्धारित करना चाहिए, अंक लेने के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। अधिगम लक्ष्य के लिए क्या करना चाहिए? निर्धारित प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधिगम लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए और किससे बचना चाहिए? प्रदर्शन लक्ष्य से बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? प्रभावी अधिगम, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। दूसरा है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। प्रभावी अधिगम, उदाहरण के एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना, स्वयं से प्रश्न करना। तो दोस्तों हमको तो सारे क्या लग रहे हैं? पॉजिटिव लग रहे हैं, तो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, प्रभावी अधिगम के बारे में आ जाएंगे, क्योंकि सबसे हर ऑप्शन से क्या लेना? कुछ ना कुछ बच्चा सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, चौथा अर्थात। इसमें चारों हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह्य प्रेरणा जिसमें बाहर से अभिप्रेरणा मिले। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने में अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा मतलब किसी अर्थात टीचर से जो, अर्थात बाह्य प्रेरणा का मतलब किसी दूसरे से कोई प्रभावित हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? चौथा ऑप्शन देखो, मैं कोई छात्रा कहती है कि मैं अपना गृह कार्य इसलिए पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं, अर्थात बाहर से प्रेरित है ना। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। बाकी जो है आंतरिक अभिप्रेरणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्राथमिक कक्षा कक्ष केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है? अर्थ निर्माण, अन्वेषण एवं परिचर्चा,
सूचनाओं का संचरण, दंडात्मक प्रयोग करना, एक रूप में मानकीकृत। तो तीसरा और चौथा निगेटिव, तो काट दो पहले। अन्वेषण एवं परिचर्चा, ये ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या है, अर्थ निर्माण के को बढ़ावा देगी बच्चों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है बच्चों की गतिविधियां बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं डैश डैश। पहला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण प्रक्रिया में एक रुकावट है। तीसरा है, शिक्षण प्रक्रिया में एक अनदेखी करनी चाहिए। चौथा है, सूचित करनी चाहिए कि बच्चों की क्षमताएं वयस्क की तुलना में बहुत निम्न स्तर में है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि कोई बच्चा जब गलती करेगा तो उससे कुछ ना कुछ उसको सीख मिलेगी। तो पहला क्या है, शिक्षण अधिगम में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ बच्चा सीखेगा। रुकावट, ये गलत। अनदेखी नहीं करनी चाहिए, गलत। सूचित करना चाहिए कि क्षमताएं उसको, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। लघु वयस्क के रूप में सभी पक्षों जैसे आकार, संरचना, संवेग वयस्क की तुलना में कम है। दूसरा ऑप्शन, कोरी पटिया या खाली प्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। तीसरा, निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है और ढाला जा सकता है। चौथा, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किसके रूप में देख सकते हैं, किसके रूप में देखेंगे आप, बच्चे कहेंगे कि समस्या समाधान करने वाला बच्चा क्या होता है, एक वैज्ञानिक, नन्ना वैज्ञानिक होता है जो समस्या को समाधान कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पॉजिटिव लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए। एक मूक दर्शन होना चाहिए तथा जो बच्चे करते चाहे उन्हें करने देना चाहिए। कक्षा को छोड़ देना चाहिए तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना चाहिए। सहयोगात्मक होना चाहिए तथा प्रत्येक बच्चों की निगरानी। चौथा, उस बच्चे का सहयोग करना जिसमें होनहार, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन भी गलत है, निगरानी करना। कक्षा से छोड़ देना चाहिए, बच्चे स्वयं कार्य करने देना चाहिए। एक मूक दर्शन होना चाहिए, जो बच्चों करना चाहे उन्हें करने देना चाहिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉरी सी, कौन सा, सहयोगात्मक होना चाहिए और प्रत्येक समूह की निगरानी करनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों के साथ सहयोग अर्थात सहयोग की भावना के साथ अर्थात सिखाना चाहिए उनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। अधिगम विकास अंतर संबंधित और निर्भर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि विकास और अधिगम एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से अर्थ निकालने की व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है। मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक मैप। तो दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। पहला ऑप्शन, समीपस्थ निकट विकास करते अर्थात जेडपीडी। सावधान संरक्षण बुद्धि, तो जेडपीडी कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। कौन कहता है, जीन पियाजे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। अर्थात आधारभूत मानसिक क्षमताओं को पुरस्कार एवं दंड, गलत। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, उद्दीपन, अनुबंधन, अनुकूलन एवं संगठन, तो सामाजिक एवं पारस्परिक प्रक्रिया के द्वारा जो है आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से उसके द्वारा उच्चतम संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, अच्छे से अच्छे हम एक्सप्लेन कर सकें। और सीटेट के लिए दोस्तों इससे बेहतर क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।